सो फटाफट से आ जाओ सारे के सारे स्टूडेंट्स, 1 मिनट के अंदर अंदर अपने पॉजिटिव अफर्मेशन लिखो और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। गुड इवनिंग, मैं बढ़िया। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आईसीटी एक क्लास है, वो कर लेंगे, टेंशन मत लो, छोटा छोटा सा टॉपिक है 1 घंटे का, वो कर लेंगे। आ जाएं, ठीक है सब बच्चे, एक बार फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास को। न्यू बैच ही है बेटा, दूसरी ही क्लास है। नहीं, ये 11 वाली ही क्लास है बेटा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्ग्यूमेंट की इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही जरूरी टॉपिक है, इसको पढ़ना, इसको समझना, ये बेस है। सारी चीजें इससे आगे बढ़ेंगी, तो इसको अच्छे से डिटेल में समझना है सब बच्चों ने। ओके, अब अपनी बातें बंद, क्लास में आ जाइए। आर्ग्यूमेंट, कल हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ा था हमने। कल हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, किस तरीके का आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर होता है, और उसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें हैं वो चलने वाली हैं, ठीक है जी। सो हमने एक चीज समझी थी कि जो आर्ग्यूमेंट होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2, मतलब दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 2 प्रीमाइस और एक कंक्लूजन का होना जरूरी है। जो ये पूरा है, ये है आपका आर्ग्यूमेंट। और आर्ग्यूमेंट का नेचर क्या होता है, वैलिड या इनवैलिड। और जो प्रीमाइस है, जो प्रोपोजिशन होती हैं, इसका नेचर क्या होता है, या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। एक चीज जो मैंने आपको कल नहीं बताई थी, आज बताने लगा हूं कि इसका नेचर या तो ट्रू होता है बट फॉल्स होता है। बट जब भी वैलिडिटी चेक की जाएगी, जब भी वैलिडिटी चेक की जाएगी, हम इसको हमेशा क्या करेंगे, हम इसको अज्यूम क्या करेंगे, ट्रू करेंगे, राइट। वैसे ये ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकती है, बट जब बात आएगी वैलिडिटी चेक करने की, तो वैलिडिटी चेक करते टाइम हम हमेशा इसको क्या मानेंगे कि ये हमेशा ट्रू है, ठीक है। उसके बाद आगे फिर देखा जाएगा क्या है, लाइक हाइपोथेसिस, जैसे नल हाइपोथेसिस बोलते हैं ना, वही चीज है। नल हाइपोथेसिस होता है ना, जैसे सेम टू सेम उसी तरीके से।
राइट। तो समझ आ गया ये बात, इतनी सभी को समझ आ गई कि आर्ग्यूमेंट दोनों प्रीमाइस और कंक्लूजन से मिलके बनता है। जो आर्ग्यूमेंट होता है उसका नेचर या तो वैलिड हो सकता है या फिर इनवैलिड हो सकता है, और जो एक एक अकेली अकेली स्टेटमेंट होती है, मतलब प्रीमाइस 1 हो गया और साथ में प्रीमाइस 2 हो गया, ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रू और फॉल्स मानते हैं। बट जब स्टार्ट करेंगे, मतलब स्टार्टिंग में हम इसको ट्रू मान के चलेंगे, राइट। चलिए, उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब देखो लॉजिक क्या है। लॉजिक का मतलब इट इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट कंसर्न एनालिसिस ऑफ इन्फरेंस एंड आर्ग्यूमेंट। मतलब यहां पर लॉजिक का जो कंसेप्ट है वो किस चीज के बारे में बात करता है कि फिलोसफी की वो ब्रांच है जिसमें आप किसकी स्टडी करते हो। वी टॉक अबाउट आर्ग्यूमेंट्स, वी टॉक अबाउट प्रीमाइसेस, वी टॉक अबाउट कंक्लूजन्स, है ना। इन सारी चीजों के बारे में हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, लॉजिक के अंदर। ये फिलोसफी की वो ब्रांच है, ठीक है, जो आर्ग्यूमेंट को स्टडी करने का काम करती है। इट इज यूज्ड एंड स्टडी ऑफ वैलिड रीजनिंग। तो यहां पर हम जो रीजनिंग लगाते हैं वो कौन सी रीजनिंग लगाते हैं, दैट इज वैलिड रीजनिंग। वैलिड रीजनिंग, वैलिड का मतलब क्या हुआ कि भाई वो इनवैलिड नहीं होनी चाहिए, वो प्रूव्ड होनी चाहिए। अब प्रॉपर और रीजनेबल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग समथिंग, मतलब हम एक रीजनेबल वे में, हम एक फीजिबल वे में, हम एक राइट वे में किसी चीज को समझने की, सोचने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं। अब जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, आर्ग्यूमेंट तो सिंपल सी बात है, प्रीमाइस होंगे और उसका कंक्लूजन होगा। इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोल देते हो, इस स्ट्रक्चर को आप आर्ग्यूमेंट बोल दोगे। इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे देंगे, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज आर्ग्यूमेंट। और प्रीमाइस से कंक्लूजन तक पहुंचने के प्रोसेस को, मतलब ये दो प्रीमाइस है, ये 1 और 2, इससे हम जब कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तो ये जो प्रोसेस फॉलो होता है यहां से यहां तक आने का, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेरेंस। इन्फर करना, कंक्लूड करना, रिजल्ट निकालना, उसको क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज इन्फेरेंस। है ना। तो ये कल भी पढ़ाया था, देखो कल जिन्होंने क्लास नहीं ली है उनको तो समझ नहीं आएगा। कल की क्लास मैंने इस वजह से थोड़ी लाइट सी क्लास ली थी ताकि आप लोगों को चीजें आज की क्लास में ज्यादा अच्छे से समझ आए। कल मैंने मेन चीजें बताई थी, उन्हीं को आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कल मैंने आपको अच्छे से समझाया था, कोशिश की थी कि आपको चीजें समझ आ जाए। देखिए वैसे प्रीमाइस आपके 2 से ज्यादा हो सकते हैं, बट पॉइंट क्या है कि हम नॉर्मली हम ये मिनिमम 2 होने जरूरी है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है वो मिनिमम 2 होने चाहिए, 2 से कम नहीं होते। नल हाइपोथेसिस, देखिए इसके लिए आपको रिसर्च की क्लास देखनी पड़ेगी, फिर भी मैं बता देता हूं। नल हाइपोथेसिस मतलब जब हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं तो हम चीजों में डिफरेंस नहीं अज्यूम करते। हम मान के चलते हैं कि चाहे, मतलब जीरो डिफरेंस मान के चलते हैं, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर आप जीरो डिफरेंस मान के चलते हो। देखिए 2 से ज्यादा कितने भी हों कोई दिक्कत नहीं है, 2 से ज्यादा कितने भी हों कोई दिक्कत नहीं है, बट मिनिमम 2 प्रीमाइस का होना जरूरी है, राइट। देखिए जो न्यू स्टूडेंट है, बेटा मेरे को एक बात बताओ, अभी कल तो इसकी क्लास लिया, उस क्लास को देखो, पहली ही स्लाइड है, उसको समझने की कोशिश तो करो। आप इतनी जल्दी दिल क्यों छोड़ रहे हो, अभी तो बहुत डिटेल में जाने वाले हैं, अभी से तुम लोगों ने समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। तो कल की क्लास देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी तो दूसरी क्लास है ना, दूसरी में सीधा नहीं समझ आएगा। अभी 2 ही तो पॉइंट बताए और कुछ बताया ही नहीं मैंने। अब ये हमारे पास 2 तरीके की अप्रोच होती है। अगर आप जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हो, ये अभी मैंने आज यूट्यूब पे काफी डिटेल में पढ़ाया था। अगर आपके पास कोई जनरल स्टेटमेंट है, बड़ी से छोटी जगह पर जाते हो तो उसको आप डिडक्शन बोल देते हो, उसको आप डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट बोल देते हो। और वहीं पर अगर आप स्पेसिफिक से जनरल स्टेटमेंट तक जाते हो, अगर आप
स्पेसिफिक स्टेटमेंट से जनरल स्टेटमेंट तक जाने की कोशिश करते हो तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल इंडक्टिव। सिंपल। यहां पर देखो, इसको ना थोड़ा ऐसा समझने की कोशिश करो। मैं ना दूसरी स्लाइड पे बनाता हूं, पहले डिडक्टिव समझो क्या होता है। डिडक्टिव में आपके पास सबसे पहले क्या होती है, थ्योरी ऑलरेडी होती है, राइट। आपके पास एक थ्योरी होती है, क्योंकि उसको हमने वेरीफाई करना है तो उसके हम एक हाइपोथेसिस बनाएंगे। उस पे हम क्या बनाएंगे, हम हाइपोथेसिस बनाएंगे। फिर उस हाइपोथेसिस को हम ऑब्जर्व करेंगे और लास्ट में हम उसको क्या कर देंगे, हम उसको कंफर्म कर देंगे या वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई भी बोल सकते हो आप इसको, कंफर्मेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, बिकॉज इट इज कमिंग ऊपर से नीचे, इस वजह से इसको टॉप डाउन अप्रोच भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मेन कंटेक्स्ट क्या है, इसका मेन रीजन ये है कि हमारे पास ऑलरेडी थ्योरी पहले ही बनी हुई होती है। मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो जनरल है और ये जो स्टेटमेंट आएगी वो स्पेसिफिक आएगी। और वहीं पे अगर मैं इंडक्टिव की बात करूं तो आप ये मान के चलो कि थ्योरी हमेशा ऊपर रहेगी, चाहे बना रहे हो चाहे बनी हुई है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। बट क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ शुरू होगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम किसी चीज को ऑब्जर्व करेंगे। यहां पर हम शुरुआत कहां से करेंगे, हम पहले चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। जैसे न्यूटन ने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था कि ऊपर से सेब है वो नीचे की तरफ गिर गया। ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे फिर आप सेम ऑब्जर्वेशन के अलग अलग पैटर्न देखोगे। मतलब देखोगे इस एक जगह से सेब गिरा, दूसरी जगह कुछ और गिरा के देखोगे, तीसरी जगह से कुछ और गिरा के देखोगे। फिर उसके क्या फॉलो करोगे, फिर उसके पैटर्न्स को फॉलो करेंगे कि यार क्या ये पैटर्न हर जगह पे फॉलो हो रहा है। समझ रहे हो ना, क्योंकि हम ये जो स्टेटमेंट है ये तो स्पेसिफिक ही है ना, हम स्पेसिफिक से जनरल तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अलग अलग ऑब्जर्वेशन, अलग अलग पैटर्न देखने पड़ेंगे कि क्या ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं है कि एक ही जगह पे है ना। ऐसा तो नहीं है कि बस सेब ही नीचे गिरा और कुछ गिरा ही नहीं। तो हम पैटर्न को समझेंगे, पैटर्न को फॉलो करने के बाद फिर हम हाइपोथेसिस बना देंगे और फिर उस हाइपोथेसिस के बेसिस पे क्या बनेगी, थ्योरी बनेगी। सिंपल। अब इस चीज को बेस बना के आपसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको बेस बना के आपसे काफी सारे क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, राइट। तो जो डिडक्शन है वो अरिस्टोटल के साथ रिलेट कर देते हैं और जो इंडक्शन है उसको शर्लॉक के साथ क्या कर देते हैं, रिलेट कर देते हैं। सिंपल। ये एक साधारण सी बात है जो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिक्कत क्रिएट करेगी आपको। अब यहां पर ना अभी तक आप लोगों ने दो तरीके की रीजनिंग तो पढ़ी है, अभी ना एक और तीसरी तरीके की रीजनिंग भी होती है जो आप लोगों को शायद नहीं पता होगी। दो तरीके की रीजनिंग तो होगी सर जी, एक डिडक्टिव होगी एक इंडक्टिव रीजनिंग होगी, ठीक है। इसके बारे में तो मैंने आप लोगों को काफी डिटेल में बता दी। इसको नोट कर लो, ठीक है। जिसने नोट नहीं किया थोड़ा तेज तेज हाथ चलाया करो। डिडक्टिव रीजनिंग मतलब एक कंक्लूजन जहां पर सर्टेनिटी की बात हो रही है। मैंने बताया था ना डिडक्शन में, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कुछ लॉ है तो इसमें 100% श्योरिटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, 100% श्योरिटी की बात हो रही है कि अच्छा यार ये तो होगा ही, क्योंकि लॉ को ही फॉलो कर रहे हैं ना।
जो लॉ ऑलरेडी बना हुआ है, तो भाई वो भी तो किसी चीज को बेस बना के बना होगा। जो लॉ बना है वो भी तो किसी चीज को बेस बना के ही बना होगा ना। वो भी तो किसी चीज को बेस बना के ही बना होगा ना। और इंडक्शन का मतलब हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी, यहां पर सर्टेनिटी नहीं होगी। समझ रहे हो ना? मतलब 100% से कम होगा, लेस देन 100%, 100% से कम होगा। सौ प्रतिशत से कम होगा, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। इट कैन बी ट्रू और इट कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है, जैसे यहां पर कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को मैंने समझाने हैं। देखो, डिडक्शन इसमें जो मैं चीजें हाईलाइट करूंगा ना, उस पर आप लोगों ने ज्यादा ध्यान देना है। डिडक्शन का मतलब है डिराइविंग आर कंक्लूजन बाय रीजनिंग। मतलब डिडक्शन में डिडक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, डिराइविंग आर कंक्लूजन फ्रॉम रीजनिंग मतलब प्रीमाइस को बेसिस पे कंक्लूजन निकालने की बात की जा रही है। तो एक स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा है। किसकी बात हो रही है? एक स्ट्रक्चर की बात हो रही है। इट इज स्पेसिफिक मीनिंग इज इन्फरेंस इन विच कंक्लूजन अबाउट पर्टिकुलर नेसेसरी फ्रॉम द यूनिवर्सल प्रीमाइस। मतलब क्या हुआ कि भाई अगर प्रीमाइस मेरा पहला ट्रू है, दूसरा प्रीमाइस भी ट्रू है, तो मेरा कंक्लूजन का ट्रू होना 100% जरूरी है। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। दिस इज व्हाट वी कॉल स्ट्रक्चर, कि इसका 100% सही होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि दोनों प्रीमाइस मेरे ट्रू हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल बाद में देता हूं, पहले इसको कंप्लीट कर दूं। सिंपली पुट, डिडक्शन और प्रोसेस ऑफ डिड्यूसिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ अ कंक्लूजन। एक कंक्लूजन निकाला जा रहा है बेसिस ऑन जनरली एक्सेप्टेड स्टेटमेंट और फैक्ट्स। वो फैक्ट्स जो एक्सेप्टेड है, मतलब वो थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक है, थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है, बस बात वही है कि जो सर्टेन है, जो होगा ही होगा। इट अगर व्हेन यू आर प्लानिंग आउट ट्रिप, फॉर इंस्टेंस से यू हैव अ 10 o'clock appointment with the dentist and you know it take 30 minutes to derive from your house to dentist. From those two facts you deduct that you will have to leave your house at 9:30 at latest to be dentist on home. मतलब यहां पर आप किस पे ध्यान देते हो? आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ज्यादा ध्यान देते हो। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ज्यादा ध्यान देते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको पता है कि सुबह 8 बजे क्लास है, सुबह 8 बजे हमारी क्लास है, या 8:30 बजे, जितने भी बजे क्लास है। तो आप लोगों को पता है कि अगर 8:30 क्लास है, 8 बजे क्लास है, तो अगर तुमने नहीं नहाना, फॉर एग्जाम्पल, वैसे फैक्ट तो यही है नहीं नहाना, तो कम से कम फिर भी आधा घंटा पहले तो उठोगे ना, मुंह तो धोगे, ब्रश तो करोगे, थोड़ी आंखें तो खोलोगे ना। तो ये तो कन्फर्म है ना कि कम से कम आधा घंटा पहले तो उठोगे ना क्लास से। अगर 8:30 क्लास है तो कम से कम 8 बजे तो उठोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि 8:30 क्लास और 8:25 पे उठ रहे हो। अरे थोड़ा तो बॉडी को थोड़ा तो चाहिए होती है ना एनर्जी। सो दैट्स deductive reasoning always fall necessarily from general और universal premises। ठीक है, ये यूनिवर्सल होते हैं। if a sandwich is defined as 2 or more slice of bread or a split having roll of filling, and a hot dog is defined as Frankfurt, especially a Frankfurt, then one must deduct that any hot dog served in the split is a sandwich। ठीक है, मतलब जो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात हो रही है, जो फैक्ट्स और फिगर्स की बात हो रही है, वो डिडक्टिव रीजनिंग होती है, जहां पर आपको पता है कि आपका जो रिजल्ट है वो 100% ट्रू आएगा। जहां पर 100% ट्रू रिजल्ट आने के चांसेस है, मतलब चांसेस नहीं, 100% ट्रू आएगा यार। जो सुबह के 4 बजे से लेके 6 बजे तक का टाइम होता है ना, आपका दिमाग 90% प्रोडक्टिविटी पे काम करता है। आपको पता है इस बात का? आपके पूरे दिन का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम 4 से 6 बजे तक का होता है। 4 से 6। यहां पर ना एक बुक पड़ी हुई है, मैं आपको बताता हूं, अगर मुझे यहां पर दिख जाए। हाँ, ये पड़ी हुई है, ये एक ना बुक पढ़ी थी मैंने, डीप वर्क है, ये प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है, ये प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है। इसमें इसी चीज के बारे में बताया हुआ है कि
हम ना अपने पूरे दिन में राइटर तो इसका पॉल न्यूपोर्ट है, देखूंगा मैं नेक्स्ट इस वीक भी शायद मैं इसका गिव अवे करूंगा, इसका या फिर ईट दैट फ्रॉग। हर शुक्रवार को मैं गिव अवे किया करूंगा भी किसी ना किसी बुक का, मतलब एक मंथ में 4-8 किताबें तो कम से कम मैं लोगों तक पहुंचा ही दिया करूं फ्री में, ताकि कम से कम जितना मैं अपने एंड से कर सकता हूं उतना तो कर सकता हूं, है ना। तो इसमें यही बताया हुआ है कि हमारा दिमाग है वो 4 से 6 बजे के टाइम पे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। तो आप अपने मतलब आप कोई भी काम करना चाहते हो ना, तो अगर आप 4 बजे से 6 बजे के बीच में करोगे तो वही काम जो शायद दिन में करने में आपको 4 घंटे लगेंगे, आप उस काम को 2 घंटे के अंदर कवर कर सकते हो। इस डीप वर्क का मतलब समझ आ रहा हूं, समझा देता हूं मैं यहां पे। डीप वर्क का मतलब पता क्या होता है, मैं भी वैसे मैं कोशिश करूंगा इसको प्रैक्टिस करने की, बट मैं अभी तक कर नहीं पाया, बट मैं कोशिश करूंगा इसको। इसका मैं तरीका आपको बता देता हूं क्या होता है। तो इसका तरीका क्या है कि दिन में कम से कम 2 घंटे, 2 आवर, किसी भी टाइम पे हो वो जरूरी नहीं है, 2 घंटे आप लोगों को डीप वर्क करना है। डीप वर्क मतलब आपके लिए तो पढ़ाई ही है, डीप वर्क का मतलब आपके लिए पढ़ाई ही है। डीप वर्क का मतलब पता है क्या होता है, डीप वर्क का मतलब है 0% डिस्ट्रैक्शन। 2 घंटे में आप सिर्फ और सिर्फ उस काम पे फोकस करोगे, पूरी दुनिया को भूल के, पूरी दुनिया को भूल के आप 2 घंटे डेडिकेशन के साथ उसी काम को करोगे जो काम आप करना चाहते हो। दैट इज इवन के मैं भी इस चीज को भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, मैं इस चीज को करने की कोशिश कर रहा हूं, बट अभी मैं 2 घंटे तक नहीं पहुंच पाया हूं, बट मैं कोशिश करूंगा कि पहुंच पाऊं। जिस दिन पहुंचा उस दिन आपको जरूर बताऊंगा। चलिए, तो ये होती है आपकी डिडक्टिव रीजनिंग। देन आती है इंडक्टिव। इंडक्टिव इसके ऑपोजिट है। इंडक्टिव क्या मतलब, यहां पर आप कंसिस्टेंसी की बात करते हो मोस्टली, या फिर आप प्रोबेबिलिटी की बात करते हो। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो रिजल्ट आएगा ना, आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 100% श्योर नहीं होगा, वो प्रोबेबल होगा। Where deduction, the truth of conclusion is guaranteed by the truth of statement or fact, is deduction. Induction is a method of reasoning involving an element of probability. इसमें मेन एलिमेंट किसकी बात हो रही है, हम मेन किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। वो उसको पोमोडोर टेक्निक बोलते हैं, वो भी आपको समझाऊंगा। 55-5, 55-5 वो भी कभी समझाऊंगा, फिलहाल के लिए पहले आप जो अभी बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। इन लॉजिक, इंडक्शन रेफर स्पेसिफिकली टू इन्फरेंस ऑफ जनरलाइज्ड कंक्लूजन फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंस्टेंस। मतलब हमारे पास एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, हमारे पास एक कौन सी स्टेटमेंट है, हमारे पास स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, उससे हम कुछ जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, हम कुछ जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। Right? In other words, it means framing a generalization based on what is known or observed. मतलब जो आपने ऑब्जर्व किया या जो आपके सामने है उसको आप जनरलाइज करने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल, एट लंच यू ऑब्जर्व 4 of your 6 co-workers ordering the same sandwich. मतलब दोपहर में जब खाना खाने लगे तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो आपके 6 लोग हैं काम करने वाले, उसमें से 4 लोगों ने सेम पिज्जा ऑर्डर किया। फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन यू देन इंड्यूस दैट सैंडविच इज प्रोबेबली गुड एंड यू डिसाइडेड टू ट्राई इट योरसेल्फ। अच्छा सॉरी, सैंडविच दिया, ऑर्डर पिज्जा नहीं था। इंडक्शन इज एट प्ले, हेंस योर रीजनिंग इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ स्मॉल ग्रुप एज अपोज टू यूनिवर्सल प्रीमाइस। तो मतलब
वहां पर टोटल 6 लोग थे, 6 में से 4 ने अगर वही सैंडविच को ऑर्डर किया तो आपने क्या ऑब्जर्व कर लिया कि भाई ये अगर 6 में से मतलब 6 में से 4 50% से प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई ना, यस और नो। मतलब अगर 4/6 की मैं बात करूं तो अराउंड ये 67% हो गया। कितने परसेंट हो गया? ये 67% हो गया। तो अब जो 67% है वो किस चीज के बारे में बता रहा है? वो बता रहा है कि यहां प्रोबेबिलिटी 50 से ज्यादा है, इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है भाई, वो 50% से ज्यादा है, तो हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, वी कैन एक्सेप्ट इट। राइट, चलिए अब इसके साथ ना एक और रीजनिंग होती है जिसको आप अबडक्टिव बोलते हो। ये मे भी शायद आप में से काफी सारे बच्चों ने पहली बार पढ़ा होगा। ये होती है आपकी गैस वर्क। दिस रीजनिंग इज बेस्ड ऑन द गैस। इसमें आप गैस लगाते हो। क्या करते हो? इसमें आप गैस लगाते हो कि यार मतलब गैस वर्क लगाते हो। देखो कुछ लोग होते हैं वो गैस में बहुत बहुत एक्सपर्ट होते हैं एक्सपीरियंस के साथ। आप अनुमान लगाते हो, गैस लगाते हो, कई बार आपका गैस सही हो जाता है, कई बार आपका गैस गलत हो जाता है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ? द थर्ड मेथड ऑफ अबडक्शन इज डिफाइंड एज सिलोजिज्म इन विच मेजर प्रीमाइस इज एविडेंट बट द माइनर प्रीमाइस एंड द कंक्लूजन इज प्रोबेबल। मतलब सिर्फ एक जो मेन पहला प्रीमाइस है वो आप लोगों का एविडेंट है, मतलब समझ रहे हो ना, वो श्योरिटी के साथ आ रहा है, बट जो प्रीमाइस 2 है वो भी वीक है और कंक्लूजन भी एक तरीके से वीक आ रहा है। तो यहां पर आप लोगों को टोटली किस बात पे रिलाई करना पड़ता है? आपको गैस पे रिलाई करना पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं ना एजुकेटेड गैस लगाना पड़ता है पेपर में कई बार आप लोगों को, तो यहां पर आपका पूरा ध्यान किस पे होता है? गैस वर्क पे होता है कि भाई गैस लगा के देख सकते हैं, ये बात सही हो गई तो ठीक है, और अगर नहीं हुई तो भी ठीक है। Basically, it involves forming a conclusion from the information that is known. A familiar example of adduction is deductive identification of criminal by piecing together. जैसे इन्वेस्टिगेटर होते हैं ना, कहीं पे मर्डर हो जाता है तो वहां पे चले जाते हैं वो ऐसे ऐसे बड़े बड़े शीशे से लेके, यहाँ पे दया कुछ तो गड़बड़ है, तो वो क्या करते हैं? वो भी तो गैस ही लगाते हैं, ना कि ऐसा हुआ होगा, चाहे किसी और ने, मतलब समझ रहे हो ना। देखो अब वहां पर किसी के नाक के नहीं, नाक का निशान नहीं, क्या कौन से होते हैं, उंगलियों के निशान होते हैं ना, जैसे बोला जाता है ना कि उंगलियों के निशान डेड बॉडी पे किसी के फिंगरप्रिंट्स हैं वो मिल गए। किसी के फिंगरप्रिंट्स हैं वो मिल गए। अब जरूरी थोड़ा है कि जिसने मर्डर किया उसी के फिंगरप्रिंट हो सकता है किसी के फिंगरप्रिंट वहां पे इंप्लांट किए गए हो। बहुत सारी मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा, है ना। जैसे आप किसी के साथ हाथ मिलाते हो तो अगर उसने हाथ पे कुछ वो क्रीम व्रीम जो भी साइन वो जो लगाते हैं वो लगा रखी होती है, तो आपकी उंगलियों के निशान उस पे पहुंच गए, तो फिर वो आपकी उंगलियों के निशानों को जैसे मर्जी इस्तेमाल कर ले। समझ रहे हो ना। तो दिस इज समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन द गेस। जरूरी नहीं है कि ये सही होगा या गलत होगा। ये पूरे का पूरा हाफ ईटन सैंडविच ऑन द ईटन इन एवरीडे सिनेरियो यू मे बी पजल्ड बाय हाफ ईटन सैंडविच ऑन द किचन काउंटर, है ना। इस वजह abduction will lead to you the best explanation. Your reasoning might be that your teenage son made the sandwich and then saw that he later on the work in rush he put the sandwich on the counter and left. तो अब गैस लगाते हो आप अपने घर से, या आपने देखा कि किचन में आधा सैंडविच पड़ा हुआ है, तो अब गैस ही लगाओगे ना उस चीज पे, आधा सैंडविच या आधा पिज्जा पड़ा हुआ है, तो देखोगे कि यार कैसा हुआ, टाइम नहीं था उसने आधा खा लिया, मतलब गैस ही लगा रहे हो ना। वो हो सही भी हो सकता है, वो गलत, मतलब जो इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास अवेलेबल है उसके बेसिस पे हम गैस लगाते हैं। इफ यू हैव ट्रबल डिफरेंशिएटिंग डिडक्शन, इंडक्शन एंड अबडक्शन, थिंकिंग अबाउट देयर रूट्स में हेल्प। फॉर एग्जाम्पल ऑल 3 वर्ड्स आर डिक्लेयर वर्ड्स पे बेस्ड होते हैं टू लीड।
द प्रीफिक्स डी मीन्स फ्रॉम। अब इसको मैं यहां पे समझाता हूं। ये देखो, डिडक्शन का मतलब लीड डाउन, इंडक्शन का मतलब लीड इनटू, अबडक्शन का मतलब लीड अवे। मतलब इनके वही वर्ड, पहला डी मतलब डाउन, आई मतलब इनटू, ए मतलब अवे। समझ आ रहे हो? तो यहां पर जो कंक्लूजन है वो 100%, 100% क्या होगा? ट्रू होगा। यहां पर जो कंक्लूजन है वो प्रोबेबली ट्रू होगा, और यहां पर जो कंक्लूजन है वो आपके गैस पे बेस्ड होगा। किस पे बेस्ड होगा? गैस वर्क पे बेस्ड होगा। गैस लगाया आप लोगों ने, अच्छा कि ऐसा हुआ होगा। अब हुआ है या नहीं हुआ वो अलग की बात है। मतलब जो गैस लगा रहे हो बेटा, ये किसके बेस पे लगा रहे हो? आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है ना, उसके बेसिस पे लगा रहे हो। इस वजह से ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन बोला जाता है। मतलब यहां पर आप क्या कर रहे हो? आप गैस लगा रहे हो। जैसे ये देखो, डिडक्शन में क्या करते हो? आपके पास जनरल रूल्स हैं, उससे आपने कोई स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाल लिया है ना। आप लोगों ने स्पेसिफिक क्या कर दिया? कंक्लूजन निकाल लिया, जो कि हमेशा ट्रू होगा। क्या होगा? ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू होगा। बात खत्म। और वहीं पे इंडक्शन में स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन होती है, उससे आपने कोई जनरल कंक्लूजन निकाला, जो हो सकता है ट्रू हो सकता है फॉल्स हो, उसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। हो भी सकता है सही है, हो सकता है गलत है। यहां पर क्योंकि आपके पास इनकंप्लीट ऑब्जर्वेशन है, जिससे आप सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हो, जो मे बी ट्रू, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्यों? क्योंकि इनकंप्लीट ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ? जो पहला प्रीमाइस 1 है वो तो एविडेंट है, बट जो प्रीमाइस 2 है और जो कंक्लूजन है वो इन एविडेंट है। समझ रहे हो ना? मतलब आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, जिसके बेसिस पे आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसा हुआ होगा। एक तरीके से आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आप बस एजुकेटेड गैस लगाने की कोशिश कर रहे हो। क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आप एजुकेटेड गैस लगाने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसा हुआ हो। ठीक है जी। जैसे ये देखो, कितनी सुंदर एक्सप्लेनेशन है। इंडक्शन में छोटे से बड़ा बनाया जा रहा है, डिडक्शन में बड़े से छोटा, और अबडक्शन में अलग 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 रंग बिरंगों से कुछ बनाया जा रहा है। समझ रहे हो ना? ये भी कंप्लीट नहीं है, ये भी कंप्लीट नहीं है, ये भी कंप्लीट नहीं है। तो यहां पर आप इनकंप्लीट ऑब्जर्वेशन को पकड़ के बेस्ट प्रिडिक्शन निकालते हो। अब इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं लगती आप लोगों को ज्यादा देने की जरूरत है। अब ये थोड़ा सा और भी सुंदर सुशील कन्या की तरह क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। इंडक्शन का मतलब पहले छोटी इंफॉर्मेशन है, छोटी इंफॉर्मेशन से बड़ी इंफॉर्मेशन पे पहुंचे, दैट इज इंडक्शन। डिडक्शन में बड़ी इंफॉर्मेशन है, बड़ी इंफॉर्मेशन से छोटी इंफॉर्मेशन तक पहुंचे। देन अबडक्शन में हमारे पास अलग बिलग रंग बिरंगी आधी अधूरी ऑब्जर्वेशन है, उससे हम प्रेडिक्शन तक पहुंच रहे हैं। दैट्स इट। इज इट क्लियर? चलिए 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, जितना पढ़ाया उसको पचा लीजिए, उसको दिमाग में बिठा लीजिए। अरे सब समझ आएगा, अभी इनको डिटेल में पढ़ेंगे, घबराओ मत। एनालिसिस टू सिंथेसिस ये है, ये एनालिसिस टू सिंथेसिस है, ये सिंथेसिस टू एनालिसिस है। सिंथेसिस का मतलब जब कुछ आप नया बना रहे हो। बेटा कोजेंट पे पहुंचने तो दो। यस, इंडक्टिव। विजुअलाइज तो मतलब देखने को विजुअलाइज बोलते हैं, जब आप देख के किसी चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हो।
ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे आओ। इस चार्ट को ध्यान से पढ़ना, बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत ही जरूरी है। देखो डिडक्शन में आप लोगों को मैंने एक एग्जांपल दी थी कि 8:30 बजे क्लास है तो कम से कम आप 8 बजे उठोगे, तो दैट मीन्स समथिंग दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, राइट। मतलब हम कुछ फैक्ट्स देते हैं या हमारे पास कुछ जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं जिसकी बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं, ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम फॉलो करने वाले। दीज आर द सम जनरल प्रिंसिपल्स, सिंपल। और यहां पर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक केस, जहां पर आप ऑब्जर्वेशन करते हो कुछ स्पेसिफिक चीजों की, अच्छा यार ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है हमारे पास जिसको हम इस्तेमाल करने वाले। राइट, नेक्स्ट देखो कंक्लूजन, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कंक्लूजन यहां पर हमारा जनरल होता है और डायरेक्ट निकाला जाता है लॉजिकल रूल्स को फॉलो करके, और कंक्लूजन आपका 100% ट्रू होता है। 100% हमारा क्या होता है, ट्रू होता है। और वहीं पर अगर आप इंडक्टिव में देखो तो यहां पर जो कंक्लूजन आएगा वो जनरल होता है, प्रीमाइसिस की इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होता है, और वो प्रोबेबल ट्रू होता है। समझ रहे हो ना, वो ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहां पर उसके ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी ये डिसाइड करेगी कि वो ट्रू है या नहीं है, कि वो ट्रू है या नहीं है। हम अपनी जिंदगी में इंडक्टिव रीजनिंग को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर हम एविडेंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जो चीज हमारे सामने है। समझ रहे हो ना, जो चीज एविडेंट है, जो हमारे सामने है, हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल की जा रही है, हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जबकि लॉजिकल रीजनिंग को इस्तेमाल करना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें ऐसे फैक्ट्स की जरूरत होती है जो डेफिनेटली ट्रू होते हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है आप लोगों का डिडक्टिव रीजनिंग का एज वेल एज इंडक्टिव रीजनिंग। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे चलते हैं। ठीक है, वही चीजें बार बार घूम घूम के आ रही हैं, स्टार्टिंग में जो समझाया था वही सारी चीजें यहां पर चल रही। बताइए, हाँ वही बात घूमिंग घूमिंग हो रही है। लास्ट में ये है ना कि हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन करना आसान है। आप जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जो आप परसीव कर रहे हो, तो वो तो आपके सामने है ना, वो तो एविडेंस है ना, वो तो एविडेंस है, क्योंकि उसको आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो। जबकि इसमें आप लोगों को कुछ फैक्ट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी, राइट। अब आगे, अब ये वाला चार्ट है ना, ये आपका पूरा समरी है। यहां से आप लोगों को एक क्वेश्चन आएगा, मतलब अभी इस क्लास में और आगे की क्लास में मैं यही पढ़ाने वाला हूं। समझ रहे हो ना, ये देखने में एक स्लाइड है, ये देखने में एक स्लाइड है, बट इसमें 1 2 3 4 5 10 चीजें हैं जो आप लोगों को आगे पढ़ाने वाला हूं। और 2 क्लासेस देखने के बाद ये चीजें आपके ऐसे चुटकियों में टिप्स पे हो जाएंगी, टिप्स पे हो जाएंगी। कैसे? ध्यान से सुनो। पहले आर्ग्यूमेंट समझो क्या होता है। आर्ग्यूमेंट में 2 चीजें होंगी, कौन कौन सी? एक तो प्रीमाइस होंगे, कम से कम 2 प्रीमाइस, और उन दोनों को बेस बना के एक कंक्लूजन होगा। और जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को पहले बताया, स्टार्टिंग में जो आप लोगों को बताया कि प्रीमाइस के बेसिस पे कंक्लूजन निकलता है, क्या प्रीमाइस किस तरीके से काम करते हैं। तो मतलब इट इज कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स जिनको प्रीमाइस बोला जाता है, इंटेंडेड टू सपोर्ट और इन्फर अ क्लेम। और ये जो कंक्लूजन है,
इसको क्लेम किया जाता है कि भाई ये आपके प्रीमाइसिस पे बेस्ड होता है। और देखो यहां पर एक और बात लिखी हुई है, ईच स्टेटमेंट हैज अ ट्रुथ वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स। मतलब वो जो प्रीमाइस है ना भाई, जिस प्रीमाइस की अपन बात कर रहे हैं वो ट्रू और फॉल्स हो सकता है, आर्ग्यूमेंट वैलिड और इनवैलिड हो सकता है। इस बात को समझ लीजिए जो स्टार्टिंग में आप लोगों को मैंने बताया। उसके बाद डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, मैंने इसमें आप लोगों को एक निमोनिक बताया था, कौन सा था? देवी को साउंड पसंद है, याद है? देवी को साउंड पसंद है। तो डिडक्शन का मतलब है जो यहां पर कंक्लूजन निकाला जा रहा है उसका फॉलो होना 100% जरूरी है, 100% उसका फॉलो होना जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज 110% जरूरी कि अगर प्रीमाइसिस हमारे ट्रू हैं तो कंक्लूजन कभी भी फॉल्स नहीं हो पाएगा, ये कंक्लूजन कभी भी फॉल्स नहीं होगा। आप ऐसा मान के चलो। बात समझ में आई? उसके बाद डिडक्टिव में आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि हम डिडक्टिव में ना एक बात पे बहुत ध्यान देते हैं, वो है स्ट्रक्चर। प्लीज इस बात को ध्यान से रखिए, स्ट्रक्चर पीपीसी ही है। जो आपका प्रीमाइस कंक्लूजन है ना, इसी को आप स्ट्रक्चर का नाम दे देते हो। दिस इज व्हाट वी कॉल स्ट्रक्चर। तो आप लोगों ने डिडक्टिव में याद रखना है कि पीपीसी होता है और हमें जो चीज चेक करनी है वो क्या है, वो हमें स्ट्रक्चर को चेक करना है। किस चीज को चेक करना है? वी जस्ट नीड टू चेक द स्ट्रक्चर। हमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर को चेक करना है। अगर स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है तो वो वैलिड है, और अगर स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा तो इनवैलिड है। आगे देखो, वैलिडिटी कैसे चेक होगी? ध्यान से सुनो, वैलिडिटी कैसे चेक होगी, या हम कैसे बोलेंगे कि वैलिडिटी को चेक करेंगे? इफ वी अज्यूम दैट प्रीमाइसिस आर ट्रू, अगर हम ये मानते हैं, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे प्रीमाइसिस ट्रू हैं, तो क्या हमारा कंक्लूजन उसको फॉलो कर रहा है? ये चेक करना है। मतलब अल्टीमेटली आप क्या चेक कर रहे हो? यू आर जस्ट चेकिंग द स्ट्रक्चर कि भाई अगर P ट्रू है, दूसरा P भी ट्रू है, तो क्या कंक्लूजन ट्रू होगा या नहीं होगा। अगर वो ट्रू है तो वो वैलिड है, और अगर वो ट्रू नहीं है, मतलब P1 तो ट्रू है, P2 भी ट्रू है, बट कंक्लूजन इज स्टिल फॉल्स, तो वो क्या हो जाएगा? वो इनवैलिड हो जाएगा। वो हमारा क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? दोबारा सुनो, डिडक्टिव की जो पहली क्लासिफिकेशन है वो है वैलिड और इनवैलिड। वैलिड में आप लोगों ने क्या चेक करना है? आपने ये देखना है कि क्या स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, मतलब हमारे जो प्रीमाइस हैं, क्या हमारा कंक्लूजन हमारे प्रीमाइसिस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है दैट मींस वो वैलिड है, और अगर नहीं कर रहा तो वो इनवैलिड है। अभी एग्जांपल भी आएंगी बहुत सारी, टेंशन मत। तो ये टॉपिक बहुत अंदर तक घुस के पढ़ाने वाला हूं, टेंशन मत। अगर फॉलो कर रहा है दैट मींस वैलिड, और अगर फॉलो नहीं कर रहा दैट मींस इनवैलिड। अब वैलिडिटी से हम साउंडनेस तक जा सकते हैं। मतलब अगर वो इनवैलिड हो गया फिर तो साउंडनेस तक जाएंगे ही नहीं। तो साउंडनेस तक जाने की पहली कंडीशन क्या है? कि वैलिड होगा तो ही वो साउंड हो पाएगा। अगर वो वैलिड है नहीं फिर तो साउंड तक पहुंच ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो ना? अगर शादी ही नहीं हुई तो बच्चे कहां से होंगे? बच्चों तक पहुंचने की पहली कंडीशन क्या है? कि शादी होनी चाहिए। बस ये जो वैलिडिटी है इसको एक तरीके से मैरिज की तरह मान के चलो, और ये चिल्ड्रन है। और अगर शादी ही नहीं हुई है तो बच्चों पे पहुंच नहीं पाओगे। अब साउंड क्या है वो भी बताता हूं, पहले यहां तक खत्म करो।
अब साउंड का मतलब क्या है? यहां तक तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या चेक किया था? स्ट्रक्चर चेक किया था। स्ट्रक्चर आपका फॉलो हो रहा था, स्ट्रक्चर आप लोगों का फॉलो हो रहा था। अब स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रीमाइस हैं, क्या वो रियल लाइफ में भी ट्रू हैं या नहीं? अगर वो रियल लाइफ में दोनों प्रीमाइसिस ट्रू हैं तो हम क्या बोलेंगे? हमारा आर्ग्यूमेंट वैलिड भी है और साउंड भी है। बात समझ आई? पहले स्ट्रक्चर में आप लोगों ने सिर्फ ये देखा, उसके अंदर क्या लिखा हुआ उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपने सिर्फ ये चेक किया कि क्या हमारे प्रीमाइसिस को हमारा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो आप क्या बोल दोगे कि भाई ये वैलिड हो गया। इसकी बहुत सारी अभी एग्जांपल आएंगी, घबराइए मत, सिर्फ अभी समझने की कोशिश कीजिए। इनको एक एक को बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं मैं। तो क्या कंडीशन है कि हमने ये देखा कि पहले क्या प्रीमाइसिस को कंक्लूजन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो इसका मतलब वैलिड है, और अगर वैलिड है, वैलिडिटी के बाद हम उसकी साउंडनेस को चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? वैलिडिटी के बाद हम उसकी साउंडनेस को चेक करेंगे। जो साउंडनेस है, साउंडनेस के लिए बेसिक कंडीशन क्या है कि क्या प्रीमाइसिस एक्चुअली में भी ट्रू हैं या नहीं। और अगर एक्चुअली में ट्रू हैं तो वैलिड हो जाए और साउंड हो जाएगा, और अगर एक्चुअली में ट्रू नहीं है, कम से कम एक फॉल्स है, तो वो अनसाउंड हो जाएगा। मतलब जो वैलिड है वो साउंड भी हो सकता है और अनसाउंड भी हो सकता है। अगर प्रीमाइसिस ट्रू है तो साउंड हो जाएगा, और अगर प्रीमाइस एक आधा फॉल्स हो गया तो अनसाउंड हो जाएगा, और इनवैलिड तो आपका अनसाउंड ही होता है। पहले इतना अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इसको थोड़ा बहुत अगर 10% भी दिमाग में बैठ गया तो भी काफी है। अगर 10% भी ये चीज समझ आ गई है वो भी काफी है, क्योंकि बाकी सारी चीजें इसी के साथ रिलेट होने वाली हैं। अगर स्ट्रक्चर ही फॉलो नहीं हुआ फिर तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अगर रिश्ता ही नहीं जुड़ा तो शादी कैसे होगी, आप ऐसा मान के चलो। ठीक है जी, अगर समझ आ गया तो एक बार थम्स अप दीजिए। हाँ, प्रीमाइस फॉल्स हो गए, मतलब प्रीमाइस और कंक्लूजन के बीच में अगर रिलेशन नहीं है तो इनवैलिड हो जाएगा। साउंड के लिए फिलहाल आप ये याद रखिए, आप ऐसे सुनो, अपने दिमाग में दो चीजें बिठाओ। पहले आप क्या चेक करोगे? वैलिडिटी चेक करोगे। वैलिडिटी के बाद आप साउंडनेस चेक करोगे। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं कैसे। जब मैं बात कर रहा हूं वैलिडिटी की, तो आपने किस चीज पे ध्यान देना है? आपने स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। और जब मैं बात करूंगा साउंडनेस की, तो आप लोगों ने उसके कंटेंट पे ध्यान देना। पहले बस इतना लिख लो फिलहाल के लिए, बस इसको और आगे नहीं खींचना, ये इतना ही है। अभी ये बहुत आगे डिटेल में होने वाला है। ठीक है, या रियल लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हो। रियल लाइफ ट्रुथ की बात हो रही है कि क्या रियल लाइफ में वो ट्रू होगा या नहीं होगा। राइट? उसी तरीके से जब हम बात करेंगे सेम, देखो आप लोगों को दोनों में से मैं वैलिड डिडक्टिव पढ़ाऊंगा। डिडक्टिव अगर आपको समझ आ गया ना, तो डिडक्टिव की फोटो कॉपी इंडक्टिव है। जो वैलिड का यहां मतलब है वही मतलब यहां पर किसका है? साउंड का। जो यहां पर इनवैलिड का मतलब है वही यहां पर, सॉरी स्ट्रॉन्ग का, वही यहां पर वीक का मतलब है। जो यहां पर साउंड का मतलब है वही यहां पर कोजेंट है। जो अनसाउंड है वही अनकोजेंट है, और जो अनसाउंड है वही अनकोजेंट है। बात समझ आया? समझ आया? तो इंडक्टिव को भी थोड़ा देख लेते हैं। इंडक्टिव क्या बोलता है कि अगर मोर देन 50% प्रोबेबिलिटी है, तो हम क्या बोल देंगे कि वो स्ट्रॉन्ग है। और अगर 50% से कम है तो वो वीक है। मतलब यहां पर हमने क्योंकि प्रोबेबिलिटी चेक करनी है ना,
तो प्रोबेबिलिटी के लिए किस चीज को चेक किया जाएगा? प्रोबेबिलिटी के लिए क्वांटिटी को चेक किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि जो वैल्यू है वो 50% से कम है या ज्यादा। पहली बात समझ आई? प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे क्वांटिटी के हिसाब से। जैसे अभी यहां पर एग्जांपल दी थी, याद है? 6 में से 4, तो 50% से ज्यादा थी। तो ये आर्ग्यूमेंट क्या था आपका? स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट था। क्योंकि ये टोटली किस पे बेस्ड है? प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, स्ट्रॉन्ग। और अगली बात, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो उसका कोजेंट होना कैसे तय है? अगर वो एक्चुअली में फिर से ट्रू है। मतलब जैसे मैं इसी जगह पे समझाता हूं आपको। देखो, ऐसे है, 6 में से 4 लोगों ने सैंडविच मंगाया। तो पहली स्टेज पे आप क्या चेक किए कि क्या आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है या नहीं? मान लिया यस स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 6 में से 4 लोग उसी चीज को मंगवा रहे हैं। तो आपने यहां पर सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकाली है कि भाई ये सैंडविच है, वो अच्छा सैंडविच होगा, स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि 6 में से 4 लोग उसी सैंडविच को मंगवा रहे हैं। पहली बात। अब ये स्ट्रॉन्ग है, वो कोजेंट कब बनेगा? जब आप रियलिटी में इस बात को इंश्योर कर दोगे कि ये सैंडविच एक्चुअली में बेस्ट सैंडविच है। जरूरी तो नहीं है ना कि 6 में से 4 लोग मंगवा रहे हैं तो वो बेस्ट ही होगा। ये प्रोबेबिलिटी तो गलत भी हो सकती है ना। प्रोबेबिलिटी तो सिर्फ उस चीज को स्ट्रॉन्ग बना रही है। कोजेंट हो चाहे साउंड हो, दोनों के लिए किस चीज को चेक करेंगे? दोनों के लिए एक्चुअल का जो कंटेंट है ना, जो उसके अंदर चीजें लिखी हुई हैं, उसको चेक किया जाए। बात समझ आई? तो यहां पर मैं यहीं पे लिख देता हूं, यहां पे। तो वैलिडिटी से साउंडनेस तक जाओगे, उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग में आप क्या चेक करोगे? मोर देन 50%। और कोजेंसी में आप क्या चेक करोगे? सेम टू सेम, फिर उस चीज को रियल लाइफ में ट्रू है या कंटेंट सही है, उस चीज को चेक करें। उस चीज को चेक करेंगे कि उसके अंदर जो लिखा हुआ है, कंटेंट लिखा हुआ है, क्या वो सही है या गलत है। इज इट क्लियर? अब तो थोड़ा सा समझ आया। अभी बहुत एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, घबराइए मत। ये तो अभी ट्रेलर है, इसकी तो मूवी बहुत लंबी चलने वाली है। ये तो बहुत लंबी, ये यूनिट तो काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहां पर आओ, इससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट वैलिड होगा या इनवैलिड होगा? वैलिड कब होगा? जब उसका स्ट्रक्चर फॉलो होगा। सिंपल। और साउंड कब होगा? जब स्ट्रक्चर के साथ साथ वो कंटेंट के लेवल को भी पार कर देगा। मतलब उसका जो कंटेंट है वो रियल लाइफ में भी ट्रू हो जाएगा। सिंपल। उसी
तरीके से जो इंडक्टिव है वो साउंड कब होगा? वो साउंड कब होगा? जब प्रोबेबिलिटी मोर देन 50% होगी। 50% से ज्यादा जब प्रोबेबिलिटी होगी, जब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो मोर देन 50% होगी, 50% से ज्यादा होगी, तो उसको आप क्या नाम दे दोगे कि भाई ये तो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। और वहीं पे कोजेंस कब होगा? जब वही स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट रियल लाइफ में भी ट्रू होगा, राइट? फिर वो रियल लाइफ में भी ट्रू होगा, रियलिटी में भी एक्चुअली में ट्रू होगा कि ठीक है भाई, मान लिया कि ये रियल लाइफ में भी हमारा ट्रू है। आई होप कि अब और अच्छे तरीके से क्लियर हो गया हो। देखो, इस टॉपिक को ना आप एक बार किताब से पढ़ने की कोशिश करना, और कोशिश करते ही रह जाओगे। अगर आप इसको अपनी बुक से पढ़ोगे ना, तो बस फिर पढ़ते ही रह जाओगे, पढ़ते ही रह जाओगे। इस वजह से किताब से मत पढ़ना, यहीं से पढ़ लो, वही बहुत है। अब आर्ग्यूमेंट क्या है? ठीक है, वैसे मैं ये सब चीजें पढ़ा चुका हूं, बट फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा दोबारा पढ़ाता हूं। आर्ग्यूमेंट क्या है? एक क्लेम है जिसका आप रीजन देते हो। मतलब जो प्रीमाइसिस है वो क्या है? प्रीमाइस भाई रीजन ही तो है ना, जिस रीजन के बेसिस पे आप कोई क्लेम दे रहे हो। क्लेम क्या है? कंक्लूजन है ना? जो प्रीमाइस है वो रीजन है, रीजन दिया जा रहा है ना। जैसे देखो, राम इज मॉर्टल, श्याम इज मॉर्टल, सुधीर इज मॉर्टल, therefore all men are mortal। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? ये रीजन है जिसके बेसिस पे आप क्लेम कर रहे हो कि सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, सबका सत्यानाश, सब मोह माया है, छोड़ दो। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो प्रीमाइसिस हैं वो रीजन है ना, वही तो बता रहे हैं कि ये क्लेम कर रहे हैं वो। कैसा होगा? जब मैंने शायद क्लास में पहले भी इस चीज के बारे में एक बार बताया था। जब मैंने 12वीं की थी ना, तो मैंने अपनी मम्मी को एक बात बोली थी कि मम्मी, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी मेरा कुछ नहीं बना ना, तो या तो मैं बाबा बन जाऊंगा या मैं पॉलिटिशियन बन जाऊंगा। मैंने सीरियसली अपनी मम्मी को यह बोला था कि अगर एमकॉम करने के बाद भी मेरा जिंदगी में कुछ ना बना ना, तो मैं बाबा बन जाऊंगा। एक दो साल के लिए बाबा बनूंगा, 1-2 करोड़ रुपए इकट्ठे करूंगा, 1 करोड़ रुपए का घर बनाऊंगा, 1 करोड़ रुपए बैंक में रखूंगा, और 2 साल के बाद फिर से दोबारा अपनी साधारण जिंदगी इंटरेस्ट के बेसिस पे चलाएंगे। शायद इसी वजह से वो जो बाबा बन नहीं पाया ना, इस वजह से यहां पे प्रवचन देने की आदत हो गई। कुछ लोग ये अफवाह उड़ाते हैं कि
इसकी क्लास में ज्यादा बच्चे इस वजह से आते हैं क्योंकि ये बहुत प्रवचन देता है। मैंने कहा वाह, मतलब इतने बेले हैं बच्चे कि मेरी बातें सुनने के लिए आते हैं, मतलब उनको कोई काम नहीं है जिंदगी में, वो मेरी क्लास में आते हैं सिर्फ बातें सुनने के लिए। ये तो चुटकुले सुनाता है। अरे भाई मेरी क्लास है, मैं जो मर्जी करूं। तो तुम्हारी क्लास में बच्चे नहीं आते तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं बताओ? है ना? चलिए, तो आर्ग्यूमेंट में आप एक रीजन को प्रेजेंट करते हो जिसमें आप अपने व्यू पॉइंट को एक्सप्रेस करते हो, अपनी इंडिविजुअल पोजीशन के बारे में बता रहे हो। है ना? अ क्लेम डिफेंडिंग विद रीजन, देखो कितनी सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है। अ क्लेम डिफेंडिंग विद रीजन मतलब एक क्लेम, मतलब मैंने क्लेम क्या किया, सारे मर जाएंगे। क्लेम तो मैं यही कर रहा हूं, उसके लिए मैं रीजन क्या दे रहा हूं कि राम भी मरे, श्याम भी मरे, सुधीर भी मरे, गंगा भी मरे, ये भी मरे, वो भी मरे, तो सारे मरेंगे। तो यही तो रीजन दे रहा हूं ना, मैं कैसे उसको प्रूव करूंगा कि सारे मर जाएंगे? क्योंकि मुझे उसके लिए रीजन देना पड़ रहा है कि राम भी मरे, श्याम भी मरे, ये भी मरे, वो भी मरे, सब मर जाएंगे। तो इसका मतलब सिंपल डेफिनेशन है, अ क्लेम डिफेंडेड विद रीजन, एक क्लेम है जिसको एक रीजन के द्वारा डिफेंड किया जा रहा है। और इसका मतलब होता है परसुएसिव कम्युनिकेशन, समझ रहे हो ना? रिहेटोरिकल, रिहेटोरिकल स्टेटमेंट्स होती हैं जो लोगों के दिमाग को चेंज कर सकती हैं। हर आर्ग्यूमेंट में एक स्ट्रक्चर होता है, और एक सिंपल आर्ग्यूमेंट में एक प्रीमाइस होता है, मतलब कुछ प्रीमाइस होते हैं और कंक्लूजन होता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अब समझ आना शुरू होगा होगा और भी अच्छे तरीके से ना, और भी अच्छे तरीके से चीजें अब समझ आ रही होंगी, राइट? नहीं ऐसा नहीं है, देखो मोड तो अपने बहुत है, वो तो आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो इस वजह से अलग मोड है, और आप मुझे परेशान करोगे तो फिर मेरे अंदर एक वो भयानक वाला मोड भी है जो मैं नहीं चाहता कि आप ऑन करो, है ना? तो इस वजह से चुपचाप पढ़ाई करो। तो ये प्रीमाइस है, देखो सिंपल तरीके से समझ लो। प्रीमाइस का मतलब क्या होता है? रीजन होता है। और कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? क्लेम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप इस क्लेम को साबित करना चाहते हो। साबित, साबित बी नहीं आएगा, ये टी होगा। आप इसको साबित करना चाहते हो, और इसको साबित करने के लिए आप रीजन क्या दे रहे हो? ये दे रहे हो, है ना? इसको साबित करने के लिए आप ये रीजन दे रहे हो कि भाई ऐसा हुआ हो, है ना? मतलब आपका जो कंक्लूजन है, जो सॉरी आपके जो प्रीमाइसिस हैं, वो आपके कंक्लूजन को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स इट। सिंपल, सिंपल सुशील साधारण भाषा में मैंने ये आप लोगों को बता दिया, राइट? अब प्रीमाइस का मतलब क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, प्रीमाइस को याद करने का मतलब एक रीजन है। मतलब प्रीमाइस में आप कोई बात बोलोगे जो आपकी रीजनिंग है, आप बोलोगे, ये बता रहे हो, जिसके बेसिस पे आप कंक्लूजन निकालोगे, है ना? जिसके बेसिस पे आप क्या करोगे बेटा? कुछ कंक्लूड करोगे। अब प्रीमाइस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज समथिंग दैट इज पुट फॉरवर्ड एज अ ट्रूथ, बताया था ना? ये ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है, बट इट इज अज्यूम्ड टू बी ट्रू।
इसको आप ये मान के चलते हो कि ये ट्रू होगा, इसको हम अजम्पशन मान के चलते हैं कि ये ट्रू होगा, बट इसको अभी प्रूव नहीं किया जा सका। Although it is not proven, it is assumed to be true. हम इसको ट्रू मान के चलते हैं, क्योंकि हम इसको ट्रू नहीं मानेंगे तो हमारा आर्ग्यूमेंट पहले ही दम तोड़ जाएगा, हमारा आर्ग्यूमेंट पैदा होने से पहले ही मर जाएगा। जब उसने बोला तुम्हारा प्रीमाइस ही जब झूठा है तो कंक्लूजन कहां से निकालोगे, बताओ जरा मेरे को। जब तुम्हारा प्रीमाइस ही झूठा है तो कंक्लूड क्या करना चाहते हो, बताओ तो वो पैदा होने से पहले ही मर जाएगा। इस वजह से ये रीजन है कि हम इसको सच मानते हैं। इट इज हॉट इन एयर, हॉट तो नहीं है यार, ठंड बहुत है। दिस इज अ ब्यूटीफुल कार, अब हो ना हो मान के चलते हो। द पीपल ऑफ दिस टाउन आर एंग्री, ये तुम्हारे मिर्जापुर वाले जो बात बात पे कट्टा निकाल लेते हैं, यूपी वाले ना। द पीपल ऑफ दिस टाउन आर एंग्री, किसी से रास्ता पूछो भगवान के पास ही भेज देते हैं। तो एक ही रास्ता पता ऊपर का, जाना है तो बता। यूपी में रास्ता मत पूछ लेना किसी से, उनको एक ही पता है ऊपर पहुंचाने वाला, उसके बाद किसी से पूछने लायक नहीं रहोगे। ठीक है जी, मजाक कर रहा हूं, दिल पे मत लीजिएगा। मुझे पता है यूपी के लोग बहुत स्वीट होते हैं, वो तो मैं मिर्जापुर को ना सामने लेके आता हूं, क्योंकि वो वेब सीरीज ने बहुत सारे लोगों की परसेप्शन ऐसी बना दी है कि उत्तर प्रदेश में लोग मतलब गुस्से वाले ही होते हैं। ठीक है, उन लोगों ने परसेप्शन ऐसी बना दिया। अरे मुझे पता है यार, वो तो मैं जस्ट ऐसे ही नॉर्मली आपको बोल रहा हूं, ठीक है, गुस्सा मत करना। ऐसे तो पंजाबियों के बारे में भी बहुत कुछ बोला जाता है ना। तो इस वजह से इफ यू वांट टू अटैक अनदर पर्सन्स आर्ग्यूमेंट यू कैन चैलेंज द ट्रूथ ऑफ योर प्रीमाइस। तो आप सामने वाले के आर्ग्यूमेंट को अटैक करने के लिए क्या करते हो, अपना प्रीमाइस देते हो और उसको डिफेंड करते हो। मतलब आप अपनी बात को रखने की कोशिश करते हो, वो अपनी बात को रखने की कोशिश करते हैं, कुछ इस तरीके से। समझ रहे हो ना। पंजाबियों के बारे में कितनी बातें बोली जाती हैं, कुछ सच है कुछ झूठ है ना। बोलते पंजाबी सारे पीते हैं, तो मैं तो नहीं पीता। आपके सामने साक्षात उदाहरण है, लोगों के बारे में ऐसा बोला जाता है कि पंजाबी तो पीते ही हैं बस। बोलते पंजाबियों को गुस्सा बहुत आता है, मुझे तो नहीं आता। बोलते पंजाबी फुकरे बहुत होते हैं, मैं तो नहीं हूं। समझ रहे हो ना। मैं आपकी आधे से ज्यादा मिथ तोड़ दूंगा, आप एक दो महीने मेरी क्लास ले लो। पंजाबियों के बारे में जितने स्टीरियोटाइप बने हुए हैं ना आपके, सारे के सारे टूट जाएंगे। ठीक है जी। सो दिस इज समथिंग कि आप आर्ग्यूमेंट देते हो, ये आपके प्रीमाइसिस होते हैं, वो आपके आर्ग्यूमेंट का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीमाइसिस के बेस पे ही आप कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हो। फुकरा बेसिकली एक ऐसे बंदे को बोला जाता है जो बहुत ज्यादा शो ऑफ करता है। कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं, दोस्त का केटीएम लेके आते हैं और दीवार में ठोक देते हैं, बाद में वापस करने जाते हैं और पूरे महीने की सैलरी लगा देते हैं उसको सही करवाने में, इस वजह से। ठीक है जी। चलिए ये हो गया प्रीमाइस। ठीक है, जो बेसिकली आप लोगों को बताया है प्रीमाइस। और कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन वो क्लेम है जिसको आप, जो किस पे बेस्ड होता है, जो आपके प्रीमाइस पे बेस्ड होता है, जो आपके प्रीमाइस पे बेस्ड होता है। अ कंक्लूजन इज द स्टेटमेंट विच यू वांट अदर पर्सन टू एग्री। मतलब सामने वाले के सामने आप कंक्लूजन रख देते हो कि भाई तू इस बात को मान, तू मान। है ना। वो जैसे बंदा था ना, वो बीमार हो गया, उसके दिल की धड़कन रुक गई, उसे डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर ने बोल दिया कि ये मर चुका है।
क्योंकि उस टाइम पे उसकी धड़कन नहीं चल रही थी। तो उसकी बीवी थी साथ में, तो उसके क्रियाक्रम की तैयारी करनी शुरू कर दी। अचानक से उस बंदे को होश आ गया, दिल की धड़कन इधर उधर हो गई होगी, तो वापस आ गया, उठ के बैठ गया। लोग बोले ये तो जिंदा हो गया। पत्नी बोली नहीं, डॉक्टर ने बोल दिया ना तू मर गया है, तू मर गया है, यहीं पे लेटा रहा है, तेरे को अभी आग लगा दी। तो कंक्लूजन का मतलब यही होता है कि भाई तू इस बात के साथ एग्री करेगा तो मतलब करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस बोल दिया तो बोल दिया। अब तेरे को इस बात के साथ एग्री करना पड़ेगा, तू मर गया है तो मतलब मर गया है। तेरे को ज्यादा पता है डॉक्टर से, जब डॉक्टर ने बोल दिया कि तू मर गया है तो तू कौन होता है जिंदा होने वाला, तू मर गया है। इस वजह से जैसे वी नीड टू गेट आउट, यू शुड बाय दिस कार, अ न्यू हाउसिंग शुड बी साइट एल्सवेयर, कुछ भी कंक्लूजन हो सकता है वो। A useful way of spotting a conclusion is that it may well statement of necessity, saying that must be, should or happen. It may be framed to persuade others to something or make decisions. ठीक है, जो कोई डिसीजन लेने के लिए आप कंक्लूजन का इस्तेमाल करते हो। ठीक है जी, तो अब मैंने आप लोगों को प्रीमाइस के बारे में भी डिटेल में बता दिया कि प्रीमाइस के सारे फीचर क्या होते हैं, उसके साथ साथ आप लोगों के कंक्लूजन के सारे फीचर बता दिए, और उसके साथ साथ आपको पूरे का पूरा आर्ग्यूमेंट के फीचर भी बता दिए। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को चीजें समझ आ रही होंगी। हंसते खिलखिलाते हम चीजों को समझ आ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन भी करेंगे, टेंशन मत लो, पहले आप समझ लो, क्वेश्चन के टेंशन मत लो, क्वेश्चन सारे करवाऊंगा। पहले कंसेप्ट पे फोकस करो, कंसेप्ट सीखने की कोशिश करो, बाकी चीजें अपने आप आ जाएंगी। उसके बाद आता है इन्फर करना। तो ये जो प्रीमाइस और कंक्लूजन, मतलब प्रीमाइस से कंक्लूजन तक पहुंचने का जो प्रोसेस है, इसको क्या नाम दिया जाता है, जिसको नाम दिया जाता है इन्फ्रेंस, मतलब इन्फर करना या इन्फ्रेंस, अनुमान लगाना है। ये तो पता है, एक नॉलेज को बेस बना के जब आप किसी दूसरी नॉलेज पर पहुंचते हो, व्हेन यू मूव फ्रॉम वन नॉलेज टू अनदर नॉलेज, जब आप एक नॉलेज से किसी दूसरी नॉलेज पर पहुंचते हो तो उसको क्या बोला जाता है, दैट्स व्हाट वी कॉल इन्फर करना, प्रिडिक्ट करना, अनुमान लगाना। उसको आप क्या बोल देते हो कि यहां अनुमान लगा लिया, अनुमान लगा दिया, अनुमान लगा दिया। ठीक है जी, a particular aspect of logical argument is that inferential statement have true false qualities, either true or false, nothing in between। मतलब जो एक स्टेटमेंट है ना, जो प्रीमाइस है, वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। समझ रहे हो? जैसे नॉर्मल है, नॉर्मल टाइप के लोग या तो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं, एक्सेप्ट टिकटॉकर्स। सिंपल, साधारण जिंदगी में दो ही जेंडर पाए जाते हैं। वो टिकटॉक वाली एक्सेप्शन को छोड़ दो, जो लड़के लड़कियां बन के नाच रहे होते हैं वो अलग है, उस कैटेगरी को साइड पे कर दो। अब नॉर्मल डेली लाइफ में देखो, अपने आसपास नजर मारो, तो या तो मेल है या फिर फीमेल है, बीच में कुछ नहीं है, समझ रहे हो ना? मतलब मैं ना कई बार ये चीज देखता हूं, मतलब मेरे को देखो, अब ये है तो वैसे हर बंदे की अपनी अपनी परसेप्शन है, हर बंदे का अपना अपना तरीका है। मतलब भाई जो भगवान ने नेचुरली जैसे तुम्हें बना के भेज दिया, वैसी क्या दिक्कत उससे? मतलब अगर आपको ना, अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हो ना, तो आपको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप जितना मर्जी आर्टिफिशियल बन जाओ। वो जो रील बनाते हैं ना, लड़के अपने होंठों पे लिपस्टिक लगाते हैं और ये दिखाते हैं कि हमारे होंठ तो नेचुरली पिंक हैं। भाई किसी के भी नहीं होते, यस और नो? आप इस चीज को नोट करना, वो ये दिखाने के लिए कि हाँ
हम तो हैं ही इतने अच्छे, हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, है ना। If we stay here, we will not get uncomfortable. We will start to smell. There are other people interested in the car who will be there later. If we don't do something, the peasants will revolt. मतलब क्या हुआ कि आप ये मान के चलो कि या तो ये चीज पूरी ट्रू होगी या ये चीज फॉल्स होगी, समझ रहे हो ना। मतलब देखो एक सिंपल सी बात है, जैसे मैंने लिखा कि और गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो जाएंगे, ब्लश करना शुरू कर देंगे, आधी से ज्यादा, आधी क्या 90% क्लास खुश हो जाएगी ये बात को सुन के। अब मैं इस चीज को क्या समझा रहा हूं कि अब ये या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या तो ब्यूटीफुल होंगी या नहीं होंगी, इन बिटवीन कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो ना। ये प्रीमाइस है आपका, ये आपका प्रीमाइस है। प्रीमाइस का नेचर ही ये है कि या तो ट्रू है या नहीं है, या तो ट्रू है या नहीं है, बात खत्म। या तो ट्रू है या फॉल्स है, बात खत्म, ठीक है। तो तीसरी कोई सिचुएशन नहीं है, तीसरा कोई लॉजिक इसमें आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। अब ये सच है या झूठ है उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ मैं आप लोगों को यह चीज समझाने के लिए एक स्टेटमेंट ली थी। इन्फ्रेंशियल आर्ग्यूमेंट सीक्स टू अप्रूव, thus command explanation and other statements may not directly to inference although they may be useful component of persuasion, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां पर देखो आर्ग्यूमेंट का अल्टीमेट पर्पस क्या है, परसुएड करना। क्या करना, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव किसी भी आर्ग्यूमेंट का क्या है बेटा, सामने वाले को परसुएड करना, सामने वाले को कन्विंस करना कि तू मेरी बात मान, तू मेरी बात को सच मान। सामने वाले बंदे को आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस द पर्सन, आप उस पर्सन को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब लिखा हुआ है ना, आर्ग्यूमेंट्स आर मीन टू बी कन्विंसिंग। आर्ग्यूमेंट अगर कन्विंसिंग नहीं होगा तो कैसे मानोगे। मतलब जैसे आप डिबेट करने गए, सिंपल सी बात समझने की कोशिश, जैसे आप डिबेट कर रहे हो किसी के साथ, अगर सामने वाले की हां में हां मिला रहे हो तो क्या करने गए हो यहां पे, बताओ मेरे को। अगर तुम डिबेट करने गए हो और सामने वाला जो तुम्हारा विरोधी है, तुम उसकी बात में हां से हां मिलाए जा रहे हो क्योंकि वो एक सुंदर सुशील कन्या है, उसे देख के तुम अपनी डिबेट के सारे पॉइंट भूल चुके हो, तो तुम ये काम करने लायक नहीं हो। डिबेट का मतलब ये है कि हमें अपनी बात पे कन्विंस करना है सामने वाले को, उसकी बात को काट के अपनी बात बतानी है। दैट इज द रीजन, दैट इज द लॉजिक कि हमें कन्विंस करना है। इसी वजह से तो आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं, इसी वजह से तो आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं, ठीक है जी। अब ये देखो आर्ग्यूमेंट का जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है वो ये है, हमारे पास पहले क्या होंगे, प्रीमाइस। मिनिमम कितने होने चाहिए, मिनिमम 2 प्रीमाइस, कम से कम 2 प्रीमाइस होंगे। रीजन वाई द फॉलोइंग कंक्लूजन इज ट्रू, मतलब ये रीजन देते हैं कि ये बात ट्रू क्यों है, और ये वो बात है जो ट्रू है क्योंकि इसका रीजन ये दिया है। मतलब प्राइवेट कंपनी इस वजह से पब्लिक है, सॉरी प्राइवेट कंपनी इस वजह से प्राइवेट कंपनी है क्योंकि वो पब्लिक कंपनी नहीं है, पब्लिक कंपनी इस वजह से पब्लिक कंपनी है क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी नहीं है। तुम्हारा घर मंदिर के सामने है, मंदिर तुम्हारे घर के सामने है, और दोनों आमने सामने हैं। सिंपल, यही लॉजिक है। प्रीमाइस में रीजन दिए जा रहे हैं कि कंक्लूजन क्यों ट्रू होगा, और कंक्लूजन इस वजह से ट्रू है क्योंकि उसको ट्रू होने के लिए रीजन दिए जा रहे हैं। इतना ही संबंध है इन दोनों के बीच में। सिंपल, इज इट क्लियर? किसी को इस बात में कोई दिक्कत? एक बंदा ना जा रहा था, सामने 2 दोस्त खड़े हुए थे, 2 लोग खड़े हुए थे,
एक दूसरे को बोला तेरा नाम क्या है, बोला मेरा नाम राम है, बोला तेरा नाम क्या है, बोला सुशील है, बोला अच्छा तेरा पापा का नाम क्या है, बोला मनोहर है, बोला अच्छा मेरे पापा का नाम भी मनोहर है, बोला अच्छा, बोला तेरी मम्मी का नाम, बोला गीता है, बोला अच्छा यार मेरी मम्मी का नाम भी गीता है, बोला वाह, बोला कहां पे रहता है, बोला मैं 406 नंबर फ्लैट पे रहता हूं, बोला सच्ची मैं भी तो 406 में ही रहता हूं। वो बंदा जो उसकी बातें सुन रहा था वो आके बोला भाई तुम्हारे माँ बाप भी वही हैं, तुम्हारा घर भी वही है, तो तुम ये क्या कर रहे हो, बोला कुछ नहीं टाइम पास कर रहे हैं, बोला कुछ काम नहीं था करने को, सोचा चलो टाइम पास ही कर लेते हैं। ये सही तरीका है टाइम पास करने का, ये वही गोल चक्कर ही घूम रहा है, ऊपर से नीचे चले जाओ चाहे नीचे से ऊपर चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आती है स्टैंडर्ड फॉर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, आर्ग्यूमेंट्स आर लॉजिकल स्ट्रक्चर विच प्रीमाइस दैट लेट्स टू कंक्लूजन, मतलब अगर आपका प्रीमाइस कंक्लूजन तक अपनी बात पहुंचा रहा है तभी उसको क्या बोलते हैं कि वो एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, तभी आप बोल सकते हो कि हाँ भाई ये जो आर्ग्यूमेंट है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे ऑल मैन आर मॉर्टल, सॉक्रेट इज अ मैन, देयरफॉर सॉक्रेट इज अ मॉर्टल। अब मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, सारे मैन मॉर्टल है मतलब सारे लोग मर जाएंगे, सॉक्रेट इंसान है इस वजह से सॉक्रेट भी मर जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि ये सही है, जो कंक्लूजन है वो फॉलो हो रहा है आपके प्रीमाइसिस से? यस और नो, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, जब आपका कंक्लूजन फॉलो हो रहा है आपके प्रीमाइसिस से। और इसको चेक करने के लिए हम वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो अभी आप लोगों को नहीं पता, वो सिलॉजिज्म में समझाऊंगा, अभी फिलहाल आपको बता देता हूं। जैसे ऑल मैन आर मॉर्टल, जो सारे मैन हैं, ये मैन है, वो मॉर्टल है, मतलब ये है मॉर्टल, ये मॉर्टल का डिब्बा है, मॉर्टल के अंदर क्या है, मैन है, तो सॉक्रेट इज अ मैन, सॉक्रेट एक मैन है, तो क्या सॉक्रेट भी मॉर्टल है? मतलब एक बड़े डिब्बे के अंदर मैन है और उसी के अंदर सॉक्रेट है, तो सॉक्रेट भी तो मैन ही है ना भाई, सॉक्रेट कौन सा जानवर है? समझ रहे हो ना, ये आप लोगों को साइलॉजिज्म में पढ़ाऊंगा किस तरीके से ये काम करता है। फिलहाल के लिए इसको समझ लीजिए कि अगर ये दो चीजें इस बात को प्रूव कर रही हैं तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। और हो सकता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, फॉर एग्जाम्पल ऑल मैन आर मॉर्टल, राम इज मैन, रुको, ऑल मैन आर मॉर्टल, राम इज मॉर्टल, therefore राम इज नॉट मैन। यहां पर आर्ग्यूमेंट तो दिया है बट ये फॉलो तो नहीं हो रहा ना, उसने बोला ऑल मैन आर मॉर्टल, मैंने ये देखा मॉर्टल है, सारे मैन मॉर्टल है, राम मॉर्टल है, तो राम इज नॉट मैन, तो ये तो इसी के अंदर आ गया ना, समझ रहे हो ना, इसकी आगे बहुत सारी एग्जांपल आएंगी, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बताया है कि इस स्ट्रक्चर का फॉलो होना मतलब आपका आर्ग्यूमेंट एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है जी। तो ये जरूरी है कि आपके प्रेमाइस हैं वो आपके आर्ग्यूमेंट के कंक्लूजन को लीड करें, पहली बात समझ आई। और स्टैंडर्ड फॉर्म कौन से आर्ग्यूमेंट में चेक करोगे, इंडक्टिव में या डिडक्टिव में? डिडक्टिव में, डिडक्टिव कहां पे चेक करेंगे, डिडक्टिव में चेक करेंगे, डिडक्टिव कहां पे चेक करेंगे, डिडक्टिव में, क्यों, क्योंकि डिडक्टिव में स्ट्रक्चर को पहले चेक किया जाता है, यस, बिकॉज दैट इज साइलॉजिज्म। जैसे हम इसको समझते हैं, देखो
डिडक्टिव का मतलब जो चीज पहले ही जनरल है उससे स्पेसिफाई किया जा रहा है। ऑल मैन आर मॉर्टल, हमने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया कि सारे मर जाएंगे, फिर राम भी मरेगा, फिर मोहन भी मरेगा, फिर अभिषेक भी मरेगा। मतलब सारे लोगों की बात जब पहले ही कर दी, जब सारे लोगों के बारे में पहले ही बोल दिया, तो वो तो ऑलरेडी एक जनरल स्टेटमेंट दे दी ना, उसके अंदर से तो जो मर्जी निकालते रहो। ऑल डॉग्स आर मेमल्स, स्पॉट इज अ डॉग, स्पॉट इज अ मेमल। ये भी वही बात हो रही है। क्यों? क्योंकि पहले ही हम शुरुआत कहां से कर रहे हैं? ऑल। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में एक और चीज याद रखिए, जब आल से बात की जा रही है तो इसका मतलब आप शुरू कहां से कर रहे हो? आप एक जनरल स्टेटमेंट से शुरू कर रहे हो। कहां से शुरू कर रहे हो बेटा? आप ऑलरेडी एक जनरल स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हो ना, क्योंकि ऑल की बात मतलब सारे लोगों की बात हो रही है। ऑल का मतलब जनरल स्टेटमेंट है कि भाई सारे लोगों की बात हो रही है। तो फिर उसके बाद जो छोटे 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 लोग हैं, वो तो अपने आप ही मर जाएंगे, जो सारे ही मर जाएंगे, है ना। और दूसरी जगह पर आएगा इंडक्टिव। इंडक्टिव में क्योंकि आप जनरल से शुरू करोगे, राम इज मॉर्टल, मोहन इज मॉर्टल, अभिषेक इज मॉर्टल, सो ऑल मैन आर मॉर्टल। तो ये राम स्पेसिफिक है, मोहन स्पेसिफिक है, अभिषेक स्पेसिफिक है। तो इन तीनों के बेस पे आप लोगों ने ऑल मैन और मॉर्टल का क्या कर दिया? एक कंक्लूजन निकाल दिया। क्या कर दिया? एक कंक्लूजन निकाल दिया। अब मैंने चाय पी नहीं है, मेरी मम्मी चाय की थर्मस यहां पे रख के चली गई है। अभी मैं चाय उससे पीऊंगा क्लास के बाद। राइट? इज इट क्लियर? सो दिस इज समथिंग यू आर क्रिएटिंग द थ्योरी। आप एक थ्योरी को क्रिएट कर रहे हो। खाना कब खाओगे? खाना तो कब का खा लिया बेटा। और यहां पर यू आर वेरीफाइंग द थ्योरी, वेरीफाइंग द थ्योरी। राइट? किसी को इस बात में कोई तकलीफ, किसी को किसी बात में कोई समझ नहीं आया तो बताइए। नो तकलीफ? समझ आ गया? तारक मेहता का उल्टा चश्मा मैं पहले देखता था, अभी नहीं देखता। अब बहुत ज्यादा बोरिंग हो गया, वो कुछ ज्यादा ही बोरिंग हो। ये मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर सब कुछ आज ही पढ़ा दिया तो आपके दिमाग की टेंटा फिश हो जाएगी। फिलहाल के लिए जितनी चीजें आपको पढ़ाई हैं इनको अच्छे से रिवाइज करके आना। अगली क्लास में आने से पहले ये आप लोगों को सारी चीजें ना रिवाइज्ड होनी चाहिए। मैंने टेस्ट लेना, मैं पहले बता रहा हूं। अगर ये आप लोग रिवाइज नहीं करके आए ना, तो कल यहां पर क्लास में हाथ ऊपर खड़े करवा दूंगा मैं, जिसको नहीं आया। और कल मैं ऑडियो पे सुनूंगा, ठीक है बेटा? नाम ले लेके बुलाऊंगा। रेज द हैंड आप तो नहीं करोगे, जिसको मैं बोलूंगा ना वो फिर यहां पे आएगा। कल करूंगा मैं तुम्हारी बेइज्जती, अगर नहीं पढ़ के आए, और वो भी घनघोर बेइज्जती। समझ रहे हो? जिसको बोलते हैं हम घनघोर बेइज्जती। 11 बजे की क्लास। तो अगर क्लास में आना है तो सब कुछ पढ़ के आना, और अगर नहीं पढ़ के आए तो फिर घनघोर बेइज्जती के लिए तैयार रहिएगा। समझ रहे हो ना? ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें कल ही मॉर्टल बना दूं। समझ रहे हो? तो इस वजह से पढ़ के आना। ऐसा ना हो कि अगली क्लास में मुझे आप लोगों का नाम लिखना पड़ जाए। ठीक है? चलिए, सो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मैंने काफी सारी चीजों को समझाने की कोशिश की है, तो आप लोग भी अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। कल मिलते हैं सुबह 8:30 बजे आईसीटी की क्लास है। सुबह 8:30 बजे आईसीटी की क्लास है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे नहीं, स्पेशल क्लास है। और शाम को फिर 8 बजे यूट्यूब का सेशन होगा, और इन बिटवीन 2 सेशन और होंगे। सो फटाफट से सुबह सब बच्चों ने टाइम से आना, 8:30 बजे मैं क्लास का लिंक शेयर कर रहा हूँ।
थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। जेआरएफ जरूर होगा, कंसिस्टेंसी बनाइए, एफर्ट करते रहिए, अपना 100% है वो देते रहिए। क्या पूछना है बच्चे बताओ? कल रिपब्लिक डे है, कोई बात नहीं, झंडा चढ़ा के आएंगे फिर पढ़ा देंगे, उसमें क्या? इसमें क्या हुआ? मिडल और मेजर का व्याप्ति, मिडल और माइनर का पक्ष धर्माता, मेजर और माइनर का परमारस। ठीक तो है? ठीक तो है? लड्डू देता हूं तुम्हें, पत्थर वाले लड्डू दूंगा, मुंह की जगह सर में मारूंगा अगर नहीं पढ़ के आए तो, बता रहा हूं। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। इट इज टी टाइम, सो डोंट डिस्टर्ब। मिडिल टर्म इज रिलेटेड टू मेजर टर्म, मिडिल और मेजर पक्ष धर्माता, और ये भी बोलते हैं बेटा, दोनों बोलते हैं, समझ रहे हो ना, कंफ्यूज नहीं हो ना, वो भी इसी को बोलते हैं। दो नाम है उसके, लिंगा परमारस भी और पक्ष धर्माता भी। ठीक है, बाकी एक बार मैं इसको क्रॉस चेक कर लूंगा, कल की क्लास में बता दूंगा। ऐसे तो सेम ही है, बट फिर भी मैं एक बार चेक करके बता दूंगा। ठीक है जी, चलिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, गुड नाइट।